गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजुकेन के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा की क्लासेस हमारी चल रही है, जिसके तहत हमने संज्ञा सर्वनाम को देख लिए हैं। आज उसी के तहत हम विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह विशेषण कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, अब यह विशेषता किस किस आधार पर बताई जा सकती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता किस आधार पर बताई जा सकती है, वो हम देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का आधार सामान्य रूप से अगर हम देखें तो उसमें आता है संख्या। उदाहरण भी साथ में देखेंगे इसका। यहां 4 लड़कियां बैठी है। यह जो है संख्या जो 4 है वो विशेषता बता रहा है कि यहाँ 4 लड़कियां बैठी है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम देखते हैं इसका आकार, कैसे आकार द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा सकती है। ठीक है, मोहन के हाथों में लंबी छड़ी है। तो ये विशेषता बता रहा है जो शब्द है लंबी, क्योंकि बता रहा है कि मोहन के हाथों में लंबी छड़ी है। तो ये इसका आकार के आधार पर हो गया विशेषण। अब देखते हैं रूप। रूप में देखेंगे मुस्कान सुंदर लड़की है। ये वाला तो आप सभी जान ही गए होंगे। सुंदर जो बोल रहा है कि मुस्कान नामक लड़की जो है वह सुंदर है, तो ये सुंदर जो है उसका विशेषता बता रहा है कि मुस्कान सुंदर है, तो ये हमारा विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्वभाव के आधार पर। वह मिलनसार व्यक्ति है। मिलनसार व्यक्ति। तो इसमें स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव है कि वह मिलनसार है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे चुनाव वगैरह में हम देखते हैं तो मत पत्र में छपा रहता है कि जुझारू एवं मिलनसार व्यक्ति जो हैं इसको वोट देकर चुनाव जिताइए, इस टाइप का। तो ये थे हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण के कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण के आधार पर या दोष के आधार पर, रंग, काल, स्थान,
ठीक है, और स्वभाव। ऐसे जितने भी गुण हैं, जैसे कि इसमें बता रहा है गुण, दोष, रंग, काल, स्थान, स्वभाव, जो उस व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं या उसकी दैनिक जीवन से या उसके आसपास के वातावरण से, जो उसकी विशेषता बताएगा संज्ञा या सर्वनाम की, तो वो गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे, इसका उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण होंगे। रंग के आधार पर काला, नीला, लाल, तो ये हो गया रंग के आधार पर उसका गुण बताने वाला। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मोहन लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है, तो ये लाल उसकी विशेषता बता रहा है कि शर्ट जो है लाल कलर का है उसका, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं इसका गुण के आधार पर। गुण में आएगा अच्छा, भला। इसमें देखते हैं कि वह अच्छा लड़का है, ये उसका जो लड़का जो है वो अच्छा है ऐसा बता रहा है, तो ये उसका गुण बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब इसी में देखते हैं काल। काल नया, पुराना, ठीक है। इसमें देखेंगे उदाहरण, जैसे कि ये मेरा शर्ट नया है, तो ये बता रहा है, काल बता रहा है ना, नया है, अभी अभी खरीदा गया है, इसीलिए बोल रहा है कि ये नया है। अगर पुराना बोलता तो पहले का शर्ट है, पहले ले चुका है मैंने, जो आज पहना हुआ वो पुराना हो गया है, इस टाइप का बोलते हैं। तो ये उसका काल बता रहा है कि ये जो है नया है, ठीक है। अब इसी में अगला देखेंगे हम, अगला विशेषण। अगला विशेषण कौन सा है हमारा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, ठीक है, संख्या का बोध कराता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, ठीक है। तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। इसका दो भागों में विभाजन किया जा सकता है। एक आता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित। ये भी नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जैसे कि ये संख्यावाचक है तो संख्या का बोध करा रहा है, निश्चित संख्यावाचक है तो निश्चित संख्या का बोध कराएगा, अनिश्चित संख्यावाचक है तो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्यावाचक का हो गया जो संख्या का बोध कराता है, ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं, राम 10 रसगुल्ले खा गया, ठीक है। ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण है। लेकिन यहाँ निश्चित संख्या की बात की जा रही है, जैसे कि 10 रसगुल्ले खाए हैं, तो ये निश्चित रूप से बता रहा है कि वो 10 ही खाया है, ना 9 खाया है और ना ही 11 खाया है, ठीक है। तो ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण भी यही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं निश्चित संख्यावाचक को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको भी प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक को 6 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है, तो ये पहला वाला होगा। इसके अंदर विभाजन करेंगे हम, तो इसमें देखेंगे 6 प्रकार के इसमें आते हैं, ठीक है। निश्चित में आएगा पहले गणना वाचक विशेषण, ठीक है। इसी में अगला देखेंगे तो आएगा क्रमवाचक
तीसरा देखेंगे तो आएगा आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, ठीक है। चौथा देखेंगे समुदायवाचक। टोटल ये 6 प्रकार के होते हैं। पहले इन चारों को पहले देख लेते हैं। गणनावाचक। गणनावाचक कैसे? जो गिनती का बोध कराए, गिनती का, ठीक है। गणना, जिसको हम गिन सकते हैं वही तो गणना होगा ना, वही गणनात्मक हो सकता है, गणनावाचक हो सकता है। जो गिनती का बोध कराए वो गणनावाचक। तो इसमें भी 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो पूर्ण संख्यावाचक, और दूसरा है अपूर्ण। अब ये पूर्ण अपूर्ण क्या है? पूर्ण मतलब जो पूर्ण संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या जैसे कि हो गया 1, 2, 5, ये पूर्ण है, अपने आप में वो पूर्ण है। जैसे कि 5 विद्यार्थी, ये हो गया पूर्ण संख्यावाचक, ठीक है। अब अपूर्ण देखते हैं इसका उदाहरण। 5.5 रुपया, ठीक है। तो ये पूर्ण नहीं है, आधा बता रहा है, ठीक है। तो ये पूर्ण हो ही नहीं सकता 5.5 रुपया। कभी आप देखें क्या आज मतलब 5.5 रुपये होता है ऐसा कुछ अभी डेट में? ऐसा नहीं है ना। तो 5 विद्यार्थी जो अपन उदाहरण लिए हैं वो पूर्ण संख्यावाचक में, और अपूर्ण संख्यावाचक में ये 5.5 रुपया उदाहरण के तहत, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्रमवाचक। क्रमवाचक वह आता है जो क्रम का बोध करा रहा है। जैसे कि पहला, दूसरा, पांचवा, ये उसका क्रम बता रहा है कि क्रम में है, ठीक है। पहला, दूसरा, पांचवा, ये हो गया हमारा क्रमवाचक। अब अगला देखते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का बोध कराने वाला विशेषण, ठीक है। आवृत्ति का जो बोध कराता है वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। आवृत्ति मतलब देखा जाए तो जुड़ते जाना, जैसे दुगुना, चौगुना, आवृत्ति हो रहा है, 2-2 की आवृत्ति हो रहा है तो दुगुना, चौगुना, 6 गुना, इस टाइप का परस्पर जो आवृत्ति होती जा रही है, तो वो आवृत्ति का बोध कराने वाला जो विशेषण है वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण में देखें अपन, दुगुना, चौगुना, ठीक है। तो ये हो गया आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण। अब समुदायवाचक। समुदायवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें कोई भी संख्या के पूरे इकट्ठे समूह का ज्ञान हो जाता है हमको। मतलब ये वही बताता है कि जो भी संख्या है उसके पूरे इकट्ठे समूह का। जैसे कि दोनों या चारों। जैसे मैं उदाहरण लूँ इसका कि कक्षा में बैठे चारों विद्यार्थियों ने एक समान अंक अर्जित किए हैं। तो वो चारों का इकट्ठा बता दे रहा है, एक ही शब्द में मैं उसका वाक्य में उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बता रहा है कि एक ही कक्षा के चारों विद्यार्थियों ने एक समान अंक अर्जित किया है। तो ये हो गया समुदायवाचक, ठीक है। तो ये वाला मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। इसका 5वां प्रकार जो है निश्चित संख्यावाचक का, समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक। अब ये पूछेंगे समुच्चयवाचक क्या है? समुच्चयवाचक जिसमें समुच्चय का बोध हो, जिससे समुच्चय का बोध हो, जिस विशेषण के द्वारा। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, दर्जन, कोरी, ठीक है, सैकड़ा। पीछे हम लोग देखे थे कि समुदायवाचक, जिसमें कि हम
उसका समूह का खुद वो कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, लेकिन समुच्चय जो पहले से समूह में है उसका जो बोध कराए तो वो है समुच्चयवाचक। क्योंकि यहाँ दर्जन, कोरी, सैकड़ा, कोरी का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में इसको हम 20 का जो रहता है 20 मानते हैं जनरल, कोई भी इकाई के तौर पे अगर देखा जाए तो 20। इसके अंदर जैसे कि एक कोरी किसी चीज़ का मूल्य है तो एक कोरी मतलब कि 20 रुपया होता है हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये एक दर्जन मतलब 12 पीस, जो भी चीज़ है वो दर्जन में 12 से काउंट होती है। तो पीछे जो समुदायवाचक देखें उसमें हम किसी समूह का, हम जो है समूह का उसका पता करते हैं, ठीक है। और इसमें समुच्चयवाचक में जो पहले से समूह में है उसका ज्ञान करवाती है। तो ये हो गया अपना समुच्चयवाचक, ठीक है। अगला देखते हैं F, ठीक है। समुच्चयवाचक के बाद आएगा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक में आएगा जो एक एक का ही बोध कराए, एक एक का, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेंगे हम। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, प्रतिदिन, ठीक है। तो ये एक एक का ही बोध करा रहा है कि प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हो गया ये अपना प्रत्येकवाचक भी समाप्त। अब ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट निश्चितवाचक का, ठीक है। अब देखते हैं अगला अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जो निश्चित संख्या का बोध ना कराए वह अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक कहे जाएंगे, जैसे कि कोई, कुछ, थोड़ा, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेंगे अनिश्चित संख्यावाचक का। थोड़े दिनों की बात है, ये अनिश्चितता बता रही है, थोड़े दिनों की बात है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रही है, ठीक है। थोड़े दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, इस टाइप का, ठीक। जैसे कि अभी एसआई का होना है मेंस का सिलेबस, तो आप भी बोल रहे हैं कि थोड़े दिनों की बात है फिर मैं एसआई बन के घूमूंगा, इस टाइप का है ये उदाहरण, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी में देखते हैं अगला जो प्रकार है इसका विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। इसका क्या अर्थ होता है परिमाण का? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, या परिमाण बोलते हैं, जनरली परिमाण का ही यूज किया जाता है कहीं भी। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण परिमाण या मात्रा का बोध कराता है तो वो है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक क्या है? जिससे निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, तो वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिससे अनिश्चित मात्रा का, जो मात्रा ही निश्चित नहीं है, तो वो हो गया अनिश्चित। तो इसमें उदाहरण देख लेते हैं निश्चित का, जैसे कि 5 किलो चावल, 5 किलो चावल निश्चित मात्रा बता रहा है इसका, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में आएगा
ढेर सारा आम, ढेर सारा आम, क्योंकि ये बता ही नहीं पा रहा है ना। जब जनरली हम आम लेंगे तो 1 किलो आम, 2 किलो आम ऐसा लेते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारा आम की मात्रा बता नहीं रहा है पूरा, तो ये अनिश्चित है। और ये निश्चित जो बता रहा है 5 किलो चावल, निश्चित मात्रा बता रहे हैं उसका। तो ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा प्रकार इसका। अब देखते हैं चौथा प्रकार क्या है। चौथा आएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यहां भी नाम से स्पष्ट है, सर्वनाम की बात कर रहा है ये। सर्वनाम, सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में जहां प्रयोग हो, सर्वनाम जहां विशेषण के रूप में प्रयोग होता है वहां होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन कौन सा है। इसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसको देखते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम मौलिक रूप में बिना रूपांतर के, मतलब जो जैसा सर्वनाम है वो उसी रूप में यहाँ आकर संज्ञा के पहले जुड़ता है और विशेषता बताता है, तो वो होगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण। बिना बदलाव के ना, बिना रूपांतर के, बिना रूपांतर के, जैसे वो सर्वनाम में वहाँ यूज होता है वैसे भी यहाँ सेम रूप उसका यूज होगा मौलिक में, इसीलिए मौलिक बोला जा रहा है। ठीक है, मौलिक बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आकर विशेषता बताता है, तो ये हो गया मौलिक सर्वनामिक विशेषण। इसका उदाहरण देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है। तो ये बता रहा है कि यह मेरी ही पुस्तक है। ठीक है, ये सेम वही यूज हुआ है। यह कौन से सर्वनाम में आता है? निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है। उसमें आता है यह, वह, ये और वे। तो ये सेम वही रूप में बिना रूपांतर के यहाँ उपयोग किया जा रहा है। यह मेरी पुस्तक है, इसी कारण ये सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से उसी रूप में आया है और वैसे ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब अगला देखते हैं यौगिक, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? इसको हम देखें कि जो सर्वनाम यहाँ रूपांतरित होगा, वो जो सर्वनाम बिना रूपांतर के हम मौलिक में यूज कर रहे थे, यहाँ उस सर्वनाम का रूप बदल जाएगा पूरा जब उपयोग करेंगे ना, तो इसीलिए यौगिक बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जिस सर्वनाम का उपयोग रूपांतरण के बाद विशेषण में हो रहा है उसकी विशेषता बताने के लिए, तो वो होगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। इसमें देखते हैं उदाहरण। कैसा आदमी है। यहां पे ये है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसका मूल रूप क्या है? यहाँ पे कैसा बदला हुआ सर्वनाम है, इसका मूल रूप है क्या। क्या से ही कैसा बना है, वो बोल रहा है कि कैसा आदमी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार ये उदाहरण था हमारा कैसा आदमी है यौगिक सर्वनामिक विशेषण का।
तो यहाँ पे हमारा पूरा समाप्त होता है इसका प्रकार विशेषण का। इसमें एक चीज़ और देखना बच जाता है हमारा, वो है प्रविशेषण। प्रविशेषण, अब ये प्रविशेषण क्या है? विशेषण जैसे हम पढ़े हैं उसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे प्रविशेषण जो है, जो विशेषता बताने वाला विशेषण है और जो क्रिया विशेषण है, देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और विशेषण, इनका भी जो विशेषता बतलाए, ठीक है। प्रविशेषण वही है जो क्रिया विशेषण और विशेषण का विशेषता बताए, जबकि विशेषण में सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है विशेषण, लेकिन यह क्रिया विशेषण और विशेषण का भी विशेषता बतला रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, मनीष डरपोक लड़का है। डरपोक लड़का है, ये हमारा है विशेषण। मनीष बड़ा डरपोक लड़का है। बड़ा डरपोक लड़का है, ये होगा हमारा प्रविशेषण। तो यहाँ पे आपके समझ आ गया होगा कि मनीष डरपोक लड़का है, वो विशेषता बता रहे उसका, लेकिन ये विशेषण हो गया इसका, तो उसी का भी विशेषण बता रहा है। विशेषण का भी जो विशेषण बताया वही प्रविशेषण होता है। यहाँ बता रहे हैं बड़ा डरपोक लड़का है, यहाँ पे सिर्फ डरपोक था, वो बड़ा ही डरपोक लड़का है, तो ये उसका प्रविशेषण हो गया। तो यहाँ पे हमको समझ आ रहा है कि प्रविशेषण से विशेषण के गुणों में वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही ना, तो देखो इसमें डरपोक है तो यहाँ बड़ा डरपोक, तो ये बता रहा है कि वो बड़ा डरपोक है, तो उसके गुणों में वृद्धि हो रही है, इस विशेषण के गुणों में प्रविशेषण के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने, पिछली क्लास में हमने उसका जिक्र किया था, पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने अंतर विशेषण नाम दिया है इसको, अंतर विशेषण। तो इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार प्रविशेषण क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास विशेषण की। आपको कैसा लगा ये बताइएगा। तो अगले क्लास में हम देखेंगे क्रिया क्या है और समझेंगे उसके प्रकार जो भी हैं, प्रयोग के आधार पर या अर्थ की दृष्टि के आधार पर जो भी है क्रिया, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।